और इत्तेफाक देखो, हमने कल का ही पूरा आधा अधूरा एकीकरण किया और कोइंसिडेंट देखो, आज राजस्थान दिवस है और हम राजस्थान का एकीकरण कर रहे हैं। सही है ना। और कल मैंने आपको बोला भी था कि 30 मार्च 1949 कितवा चरण, चौथा चरण। चौथे चरण के पहले देखो, मैंने आपको बताया भी था, प्रथम चरण में 5 इकाइयाँ, दूसरे चरण में 10 इकाइयाँ, 10 और 5 कितनी हुई। तीसरे चरण में नवीन कितनी हुई 16, और चौथे चरण में और एक ठिकाना आया तो 5 इकाइयाँ हो गई, 16 और 5, पीछे बचा सिरोही और आबू। अब सोच लो कि चौथे चरण तक राजस्थान का जितना कितना भी क्षेत्रफल था रियासतों का, उसका 90% विलय हो चुका था। और 30 मार्च जो था वो मेमोरेबल डे था, तो का इस 30 मार्च को ही मनाया जाए राजस्थान दिवस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। और आज कितनी तारीख है? तो 30 मार्च यानी राजस्थान दिवस। आप सभी को राजस्थान दिवस की ढेर सारी, आज आपको एक वीडियोस भी दिखाएंगे, वो वीडियो बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं। हाँ, एक बिल्कुल वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो के अंदर राजस्थान की पूरी विरासत, जिसमें इतिहास की कुछ घटनाएं भी दिखेगी आपको, राजस्थान की संस्कृति भी दिखेगी आपको, राजस्थान के पर्यटक स्थल भी दिखेंगे आपको, और राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भी दिखेगा आपको। तभी तो कहते हैं विभिन्नता में। समझ में आया नहीं आया? और जब ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें भी ऐसे गर्व होता है कि हम राजस्थान के निवासी हैं। सही है कि नहीं है? चलिए, और सभी कैसे हो? बढ़िया। हाँ, लगभग होली से सभी लौट चुके हैं। हाँ, चलिए, तो लास्ट पॉइंट बताइए जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? छठवां चरण लिख लिया था, कोई बात नहीं। रजिस्टर बंद करो, पहले रजिस्टर को बंद कर दो। चलिए, याद है सभी को? पक्की बात? पूछ लूं बोले? साथ में बोलोगे या एक एक रिवाइज करोगे? हाँ, ये मुझे पता था। याद तो है ना? पक्का? एक बार 5, 7, 10 स्टूडेंटों को सिंगल पूछ लेता हूँ, फिर साथ में रिवाइज कर लेते हैं ना। हाँ, खड़ा हो। क्या नाम है? अच्छा, कल आया था, याद है? थोड़ा बहुत याद है। बता, प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ में कितनी इकाइयाँ थी? 5। रियासतें कितनी थी? ठिकाना? बहुत बढ़िया। शॉर्ट फॉर्म बताओ रियासतों की। एक का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब। अलवर आया तो साथ में आया। बहुत बढ़िया, बैठो, खड़ा हो। दूसरे चरण का नाम क्या था? सिर्फ राजस्थान संघ? आज ही आया, बैठ जाओ, खड़ा। दूसरे चरण का नाम बता। राजस्थान संघ। छठवें चरण का नाम देख, क्या है? हाँ देख, खोल के देख। छठवा ही देखेगा, दूसरा नहीं देखेगा। क्या नाम है? तो दूसरे का
हाँ, बताओ इसमें कितनी इकाइयाँ थी? 10 इकाइयाँ थी। रियासतें कितनी थी? ठिकाना एक। जल्दी से बता, ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। पक्की बात? कहाँ था? बैठ। खड़ा। बता, 10 इकाइयों के नाम बता। हाड़ोती की कितनी? आगे। ठीक है, अरे बोलना नहीं है। खड़प। नॉन सैल्यूट कौन से थे? किशनगढ़। सैल्यूट स्टेट कितने थे? ये नॉन सैल्यूट 17। बफर स्टेट की संख्या कितनी थी? 3। कौन से थे? बहुत बढ़िया, बैठो। खड़ा हो। लावा का नियंत्रण किस रियासत को दिया गया? जयपुर को। बैठो। खड़ा। तू बता मुझे, हाड़ौती की 3 रियासतें कौन सी थी? बैठो। खड़ी हो। तू बता, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। वागड़ प्रदेश की कौन सी रियासतें थी? बैठो। खड़ी हो। तू बता, तीसरे चरण में कौन सी रियासत आई? नवीन। उदयपुर। बैठो। खड़ी हो। संयुक्त राजस्थान का फॉर्मूला बताओ। बहुत बढ़िया, बैठो। चश्मिश। खड़ी हो। तू बता, चौथे चरण में कितनी रियासतें आई? चौथे चरण में सोच। कभी भी एक बात सुन लो, मुझे पता है आपको उत्तर आता है, पर कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, खड़े होकर कहते हैं नहीं आता। सुनो, पहले दिमाग पे जोर लगाओ कि कितवा चरण पूछा जा रहा है। थोड़ा सोचोगे तब उत्तर आएगा ना। आपने सोचने का प्रयास ही नहीं किया, सीधा मना कर दिया। बताओ, चौथे चरण में कितनी रियासतें? सोच। संयुक्त राजस्थान के बाद वरहद राजस्थान, और वरहद राजस्थान में कितनी रियासतें थी? कल मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी। चौथे में कितनी थी? 4। 4 की शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने, कुछ याद कर। नहीं पता? पासवाड़ी, इसको बता, इसको बता। मैं बोल रहा हूं रियासतें आई कौन सी नवीन रियासतें? नहीं पता? अब बैठ तो, अब बता। जे बी की फुल फॉर्म। तो फिर, और जयपुर आया तो साथ में नियंत्रण में कौन सा ठिकाना आया? बैठ। तो फिर मना कैसे किया? दिमाग में भूल नहीं गई, डर गई। पीछे से गद्दार संभालता है। खड़ा हो। हाँ हाँ, पीछे। हाँ। तू बता मुझे, 5वें चरण में क्या हुआ? पांचवें चरण में, हाँ, संयुक्त वरहद राजस्थान में। संयुक्त वरहद राजस्थान का फॉर्मूला बताओ। जोर से बोल। कोई नया चरण बना रहा है? कौन सा?
अब सही बोला है, पाप काट दूंगा संयुक्त राजस्थान प्लस वरद राजस्थान। बैठो, बहुत बढ़िया। साथ में रिपीट करने को तैयार हो? पक्की बात? जल्दी से बताओ, कल टॉपिक कौन सा लिया? एकीकरण। एकीकरण कितने चरणों में हुआ? प्रथम चरण का नाम बताओ, बोलो। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? ठिकाना? तो इकाइयां कितनी हुई? 4 रियासतों की शॉर्ट फॉर्म। ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब और डी का मतलब। अलवर आया तो साथ में आया। बहुत बढ़िया। दूसरे चरण का नाम बताओ। बहुत बढ़िया। पूर्व राजस्थान संघ में टोटल इकाइयां कितनी? बोलो। 10 को याद करने के लिए कितने शब्द? बोलो। पहला, छोरिया गीत मत गाओ, वापस बोलो। जल्दी से बताओ, हाड़ौती की कितनी? कौन सी कौन सी? वागड़ की कितनी? पहली। नॉन सैल्यूट कितने? पहला। दूसरा? बहुत बढ़िया। मुस्लिम रियासत कौन सी? बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ स्टूडेंट, बांसवाड़ा आया तो साथ में आया। बोलो। बहुत बढ़िया। तीसरे चरण में नवीन रियासत कौन सी आई? बोलो। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, चौथे चरण में कितनी? चौथे चरण में कितनी? 4 की शॉर्ट फॉर्म। जे का मतलब, जे का मतलब, बी का मतलब और जे का मतलब। जयपुर आया तो साथ में आया। बहुत बढ़िया। 5वां चरण कैसे बना? बोलो। 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 तो चौथे चरण का नाम क्या था? बोलो। तो वरहद राजस्थान प्लस बराबर संयुक्त वरहद राजस्थान। अब मैं बोलूंगा संयुक्त वरहद राजस्थान, आप बोलोगे इसका फॉर्मूला। बताओ, संयुक्त वरहद राजस्थान कैसे बना? वापस बोलो। बहुत बढ़िया। छठे चरण में आई एक रियासत कौन सी? किसको छोड़कर? तो जल्दी से बताओ, आबू देलवाड़ा कितवे चरण में आया? बोलो। और साथ में आया केंद्र शासित प्रदेश। ये हो गया पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा कहां तक जल्दी से बताओ। छठवा फॉर्मूला लिखा दिया था। अब आवाज नहीं, सुनो पहले। छठवें चरण को अपनी कॉपी में देखो अच्छे से। मैंने छठवें चरण के तुम्हें पॉइंट लिखाए हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले लिखा है चरण का नाम। कौन सा? राजस्थान संघ। ओके। उसके बाद मैंने लिखाया आपको तारीख 26 जनवरी 1950। ओके। उसके बाद लिखाया फॉर्मूला, राजस्थान संघ बराबर जयपुर में जन जागृति का कार्य विजय सिंह पथिक दे रखा है मुम्मल में, और ओसपन में अर्जुनलाल सेठी है, पर सही पथिक माना। गलत है तो मुम्मल गाइड है। ओके, ध्यान रखना इस बात को। और अच्छे से देखना, ये पर्सन जहाँ पे पड़ा है मरा है, अच्छे से देखना। वहाँ जन जागृति का कार्य जो है विजय सिंह पथिक पर टिक ठोक रखा है और नीचे वर्णन कर रहा है अर्जुनलाल सेठी का। इसका मतलब समझे, बाई गलती से वहाँ पर ऑप्शंस में विजय सिंह पथिक भर दिया गया, क्योंकि नीचे वर्णन तो किसका दे रखा है। इसलिए पढ़ने से इतना तो दिमाग तुम भी लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो स्टूडेंट सुनो,
तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको राजस्थान संका के संयुक्त वरहद राजस्थान प्लस रोही ही रोही, किसको छोड़कर। अब एक बात बताओ, क्या सिरोही पूरा आया क्या? नहीं आया ना। तो अब आगे हम ये लिख ही नहीं सकते कि विलय रियासतें व ठिकाने, विलय रियासतें व ठिकाने तो चलो लिख देंगे, ये नहीं लिख सकते कुल विलय रियासतें व ठिकाने। वहां पर ऐसे थोड़ी लिखेंगे 22.5 रियासतें, सही एक नहीं है, क्योंकि सिरोही पूरा नहीं आया। तो यहां पर आंकड़ा हम नहीं लिखेंगे। पर तुम सुन लो, तुम्हें अगर पूछे कि सिरोही का विलय कौन से चरण में हुआ, आपको कितवा बताना है? बोलो। क्योंकि सिरोही पूरा आ गया, सिर्फ छूटा क्या? और आबू देलवाड़ा आया कौन से चरण में? तो बताओ सिरोही पर्टिकुलरली कौन से चरण में चला गया? 6वें में। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से आगे। ओके ठीक है, अब यहां पर सीधे पद लिख दो, आगे कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे पद लिखो। और पद में लिखो धानी ही धानी राजधानी, राजधानी। राजधानी, राजधानी में लिखो स्टूडेंट, वही जयपुर। राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। महाराज प्रमुख कौन थे? बिल्कुल लिख लो, भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख कौन से सिंह? भूपाल सिंह। अब सुनो, मुख्यमंत्री लिखोगे ना कि प्रधान मंत्री। लिखो मुख्यमंत्री कौन से लाल? हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अब कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। अब उद्घाटन करता कुछ भी नहीं होगे। ओके, अब लास्ट चरण लिखो, हेडिंग डालो 7वां चरण। 7वां चरण। सातवां चरण। और 7वें चरण में लिखो नाम ओनली फॉर राजस्थान। राजस्थान लिख लिया? लिखो तारीख। तारीख 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर। सर हमारे ऐप में कल लाइव क्लास नहीं बता रहा था और ना ही कंप्लीटेड, और ऐप में भी रिकॉर्ड नहीं बता रहा है। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें, शायद आपके क्लास में क्या सॉरी फोन में क्लास घुस जाएगी। ओके, धन्यवाद। फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो वापस हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। आपकी क्लास हमारे उच्च अधिकारी को फॉरवर्ड की जाएगी और समस्या भी बताई जाएगी। धन्यवाद। उत्कर्ष से जुड़े रहे। ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, आगे बढ़ो। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? तारीख 1 नवंबर 1900 लिख दिया। आगे लिखो फॉर्मूला।
लिखो राजस्थान बराबर, राजस्थान बराबर, इसके पहले क्या बनाया बोलो, तो लिखो राजस्थान संघ प्लस, अब बचा बचा क्या है, तो बिल्कुल लिखो राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा प्लस केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, लिख लिया। ओके आगे बढ़ो, लिखो सीधा लिखो कुल विलय रियासतें, कुल विलय रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश, कुल विलय रियासतें, कुल विलय रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश, लिख लिया। अब लिखो आगे, है जीव का जीव लिख दो, 19 रियासतें, कितने ठिकाने, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, लिख लिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिखो धानी ही धानी राजधानी कहाँ पे होगी, बिल्कुल लिखो, लिख लिया। लिखो राज प्रमुख, राज प्रमुख, राज प्रमुख के आगे लिखो पद समाप्त कर दिया गया, लिखो पद समाप्त कर दिया गया, राज प्रमुख लिख दिया, आगे पद समाप्त कर दिया गया, तथा लिखते रहो, तथा कौन सा, बहुत बढ़िया, राज्यपाल पद का सृजन, तथा राज्यपाल पद का सृजन, लिख लिया। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो, वापस लिखो राज्यपाल, राज्यपाल बताओ राज्यपाल किससे बनाया गया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, लिखो जल्दी से, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, देखो एक लड़के ने बहुत अच्छी बात लिखी है स्टूडेंट, याद रखिएगा और आप भी सुन लेना। लड़के का नाम है राकेश, वो कह रहा है, सुन लेना, कि पिता अपने संतान के लिए कितना संघर्ष करता है। इस बात को एक छोटे से मैसेज के माध्यम से समझ जाना। सर आज मेरे पापा जी दुबई गए हैं। कहाँ? दुबई गए हैं और जाते समय ये बोल के गए हैं कि अब की बार आऊँ ना बेटा तो तू 3rd ग्रेड टीचर बन जाना, ताकि मुझे वापस दुबई नहीं जाना पड़े। जब ये बात बोल रहा है कि जब ये बात मुझे कही तो मेरी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। तो 1 मिनट के लिए सोचो स्टूडेंट्स कि पिता जो होते हैं अपनी संतान की अच्छी पढ़ाई के लिए परिवार तक को त्याग कर दूसरे देशों में बैठकर कमाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से
अगर उन्होंने आपको ये कहा है तो राकेश तुम्हें ये करके दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप खुद सोचो, पिता वहाँ बैठा है, उन्हें भी घर की याद आती है और नो डाउट हमें भी याद आती है, पर मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ परिवार से दूर करती है। सही है कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और प्रण ले लो। वैकेंसी आनी है तो आनी है, कोई बात नहीं, 5 महीने 6 महीने लेट होगी पर आएगी जरूर। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बढ़िया मस्त तरीके से तैयारी करो। यही तय कर लो, अभी तय कर लो कि अगला जो एग्ज़ाम आएगा ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा और इसको चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं क्रैक करके रहूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। राकेश और राकेश के साथ सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है? लिखो जल्दी से आगे। हाँ, राज्यपाल लिख दिया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे लिखो, अगले पॉइंट में लिखो, महाराज प्रमुख पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु हो जाएगी किसकी? भूपाल सिंह की। और मैंने आपको क्या कहा? भूपाल सिंह की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया कौन सा पद? महाराज प्रमुख। लिखो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन? बोलो। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। इसी के नीचे लिखो पहले महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। और महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर लिखो स्टूडेंट स्टार और नोट लगाकर लिखो आबू देलवाड़ा। एक मिनट रुको। हाँ, लिखो आबू देलवाड़ा का विलय आबू देलवाड़ा का विलय फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग ऑब्लिक करके राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में विलय किया गया। राजस्थान में विलय किया गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब बताओ, एक काम और हुआ था 7वें चरण के दौरान। क्या हुआ? सर कल वाली क्लास लाइब्रेरी में नहीं आई तो लाइब्रेरी में क्यों आएगी? हम तो क्लास में बैठे हैं, है ना? हाँ, आ जाएगी। तुम्हारी लाइब्रेरी भरी हुई है, उस लाइब्रेरी में थोड़ी जगह करो। कल वाली क्लास को एडजस्ट होने का पैलेस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आ जाएगी, आप चिंता मत करो। जैसे नेता इलेक्शन के दौरान कहते हैं ना, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, वैसे मस्त रहो आप। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, क्या लफड़ा हुआ था। जब 7वां चरण बना था तब 7वें चरण के अंदर 2 क्षेत्र जो थे बड़े लफड़े कर रहे थे। नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था कौन सा? सुनेर टप्पा।
कौन सा टप्पा? और राजस्थान का क्षेत्र था सिरोंज। कौन सा? बोलो। अब राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र सीमा बना रहा था किससे? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र की सीमा लग रही थी किससे? तो क्या करें? तो आपको पता है हमारे राजस्थान में आटा साटा सिस्टम चलता है। कौन सा? पता है? तो आटा साटा सिस्टम यही नहीं चला, एकीकरण में भी चला। का सरोज को दे दो, सुनील को ले लो। कहाँ गया सुनील यार? हाँ, तो का सरोज को दे दो और सुनील को, मतलब समझे? यानी का जो मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है उसको आप हमें दे दीजिए, और जो राजस्थान से सीमा बना रहा है वो आप ले लीजिए। तो देख लो, आटा साटा। तुम्हारा भी जब सिलेक्शन नहीं होगा तो यही सिस्टम होगा। अभी तो आटा साटा सिस्टम ठीक है अभी तक, तो अभी कह रहे हैं 1 2, हाँ, फिर कहेंगे 2 लो 1 2। इस बात को ध्यान रखना, संघर्ष कंपटीशन मैंने कहा ना हर जगह है। और भारत की जनसंख्या पता है कितनी है? हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। कितने महीने पहले? लगभग 6 महीने पहले। और मुझे लग रहा है कि एक और ब्राजील पैदा हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, आप हिंदुस्तान भारत में रहते हो और तुम्हें पता है इस जनसंख्या, चीन को हमने पीछे क्यों छोड़ा? इसके पीछे रीजन पता है तुम्हें? चीन को पीछे छोड़ने का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा रीजन है लॉकडाउन। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। 2 लॉकडाउन लगे और देश में स्थिति बनी कि तीसरा लॉकडाउन लगाओ। मोदी जी का नहीं लगाना है। अगर तीसरा लॉकडाउन लगा दिया तो चीन कोसों दूर रह जाएगा। इस बात में को अच्छे से ध्यान रखे। कहने का मतलब ये समझ लेना कि ये कंपटीशन की दुनिया है जनाब। इस कंपटीशन की दुनिया में 1000 कैंडिडेट सरकार को अगर चाहिए होंगे तो वहां पर 1 से 1.5 लाख 5 लाख अप्लाई होंगे। इस बात को कान खोल के सुन लेना। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लेना, वरना नौकरी लगी या नहीं लगी तो हाँ, तो सुन लो और समझ लो। तो सिरोंज क्षेत्र जो राजस्थान का था, जो सीमा बना रहा था मध्य प्रदेश से, वो किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को। और सुनेल टप्पा को मिला दिया किसमें? राजस्थान में। तो एक गया और एक आया, तो न नफा न घाटा, पर आए और गए तो है ना। तो लिखो स्टार और नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखो जल्दी से। लिखो, मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय, मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय बताओ किस में किया गया? हाँ, सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया, तथा राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र का विलय, राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र का विलय किस में किया गया? एमपी में किया गया। बताओ 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बोलो। राजस्थान। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लिखो जल्दी से, यहीं पर लिख लो। 30 मार्च राजस्थान दिवस। और 1 नवंबर कौन सा दिवस?
अब बताओ, मत्स्य संघ का विलय हमने 5वें चरण में किया था ना, तो वहां पर मैंने कहा ना एक पॉइंट छूट गया, डॉक्टर शंकर देवराय समिति, तो यहीं पर लिख लो, लिखो डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वरहद राजस्थान में किया गया। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वरहद राजस्थान में किया गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, लिख लो डॉक्टर शंकर देवराय समिति के सदस्य, आगे ही लिख दो ना, कोष्टक में लिख दो समिति के सदस्य। बताएगा आप में से कोई कौन थे शंकर देवराय समिति के सदस्य? एनीबडी? प्रभुदयाल? हाँ, बहुत बढ़िया, एक बार वापस बोल। ओपी? आर के सिद्धवा, तूने ओपी बना दिया उसको। बैठो, लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट सदस्य डॉक्टर शंकर देवराय खुद, डॉक्टर शंकर देवराय, डॉक्टर शंकर देवराय, प्रभुदयाल, कौन सा दयाल? प्रभुदयाल, और आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गया स्टूडेंट आपके राजस्थान का एकीकरण। हो गया ना? अरे हो गया ना? कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? ये हो गया आपका राजस्थान एकीकरण के साथ राजस्थान का मॉडर्न। मर्जी, नहीं आया तो नहीं आया, ये जानना है तो आरएस बैच में मरो, दुष्टी कहीं का। इसको सब बेटे को 3rd ग्रेड में बता दो। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? दाल। कौन बोला? ला दाल रख, ला। हाँ, जीरा जरूर लाया, पर वो जीरा सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा, समझ में आया ना? अब ऊंट के मुंह में जीरा दे दो, कोई फर्क पड़ेगा? बस समझ जाना जिसको कहना चाहता हूं। हाँ, चलो अब सुनो और समझो स्टूडेंट। अब मेरी बात सुनो, आपका टॉपिक मॉडर्न पूरा हुआ। अब मॉडर्न के कुछ नोट्स मिलेंगे आपको, सुन लेना अच्छे से। कुछ टॉपिक जो होते हैं खुद को क्लियर करने पड़ते हैं, पहले बोल रहा हूं, समझ में आया ना? मैंने आपको राजनीतिक संस्थाएं, याद कीजिए, प्रजामंडल पढ़ाया, तो प्रजामंडल में राजनीतिक संस्थाएं लिखाई कि नहीं लिखाई? हर प्रजामंडल में लिखाई है। पर एक काम करूंगा, आप सबको राजनीतिक संस्थाओं की एक अलग से टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के अंदर, ओके? ताकि आपको सभी राजनीतिक संस्थाएं एक ही जगह पर मिल जाए। और राजनीतिक संस्थाओं के साथ एक काम करूंगा, सर नरेंद्र चौधरी सर ने बताया राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं ना? राजस्थान स्थापना दिवस नहीं मनाते हैं,
राजस्थान दिवस मनाते हैं। स्थापना कब होगी? सुनो अरे पहले रुक जाओ रे, 1 नवंबर। अरे स्थापना कब होगी? जब राजस्थान पूर्णतः अस्तित्व में आएगा तब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पूर्णतः अस्तित्व का मतलब समझे, सभी रियासतों का विलय हो जाएगा तब मनाया जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस। एक होता है घर की नींव रखना और एक होता है घर में हवन करवाना। दोनों अलग अलग है कि नहीं है? तुमने सालों ने घर बनाया ही नहीं, पहले ही कह रहा आ जाओ हवन करते सुंदर कांड। अरे कांड बाद में करना, पहले घर बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। राजस्थान स्थापना यानी एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड का मतलब जब पूर्णतः अस्तित्व में आएगा तब। समझ में आया ना? इस ये बात तो तुम भी समझ सकते हो, ध्यान रखें। सर वो तो औसपन के अकॉर्डिंग मानते हैं ना? नहीं, औसपन के अकॉर्डिंग नहीं, तुम गिनकर गांठ दे दो। राजस्थान दिवस 30 मार्च, स्थापना दिवस। समझ में आया? ओके ओके। अब सुनो और समझो अच्छे से। अब सुनो सर, बांसवाड़ा नहीं देखा भाई। बांसवाड़ा का टाइम नहीं मिला क्योंकि कल आपको पता है 10 बजे तक क्लास थी। कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, वेट किस किस ने किया? इनको तो ये भी नहीं पता कि क्लास थी कहाँ, है ना? पता था किसी को? दुष्ट आत्माएं कहीं की। नहीं, ये तो अब तुम्हें पता है। मैं बोल रहा हूं कल की क्लास किसने देखी? कल मैंने जो क्लास ली थी वो किसने देखी? बस कि सर अभी आपने ही बोला कि कल ली नहीं मैंने, और अब बोल रहे हो किसने ली। इतने तो हम भी समझदार हैं। अरे क्लास लिया करो। सर आबू देलवाड़ा को पहले क्यों नहीं जोड़ा गया? हाँ, ये जानना चाहते हो तो आप बड़े बैचों में आओ। ओके, पूरा बताया जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप। और आबू देलवाड़ा की प्रोसेस पूरी 1.25 घंटे की है। कितनी? 1.25 घंटे की। 1.25 घंटे में हम चौहान राजवंश पूरा पढ़ेंगे। समझ में आया ना? तुम 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड बनो। 3rd ग्रेड बनने के बाद RS के लिए आओ। समझ में आया ना? सावधान रहे, सतर्क रहे और पढ़ते रहे। चलो अब सुनो और समझो स्टूडेंट। हाँ, एक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की PDF मिल जाएगी आपको। PDF का मतलब समझे? हाँ सर, हमें भी मिलेगी क्या? सबको मिलेगी, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को। दूसरों सुन लो, दूसरा पॉइंट जो आपको मिलेगा, समाचार पत्र। कौन से पत्र? 2 आ गए। और तुम कहो तो व्यक्तित्व भी दिला दो। बस इनको तो कोई भी हो दिला दो सर जी। व्यक्तित्व चाहिए? ओके, हालांकि व्यक्तित्व मैंने काफ़ी समझा दिए हैं। याद कीजिए, प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा, किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, अमरचंद बाठिया, अर्जुनलाल सेठी। हाँ, 3 ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ, जैसे केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह। तो वो आपको PDF में मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, कंप्लीट ना। अब टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंटों का धुआंधार और खतरनाक, जिसमें खूब सारी कहानियां आएगी, जिसमें लड़ाई भी होगी, जिसमें कहीं पर तुम भावुक भी होगे, कहीं पर तुम में वीरता के भाव आएंगे कि मैं क्यों नहीं लड़ा। वो टॉपिक है कौन सा काल? बोलो बोलो, मध्यकाल। और मध्यकाल में है आपके प्रमुख राजवंश। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोर्ड पर देखो अच्छे से और समझ लो। और ये जो नोट्स जो है ना, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले सुन लेना और समझ लेना अच्छे से। ये नोट्स कब मिलेंगे ये मैं तय करूंगा। कोई भी इनको जाकर नहीं कहेगा वो सर ने जो नोट्स बोले कब दोगे। कान खोल के सुन लेना।
और कोई कमेंट भी नहीं करेगा। ऑनलाइन वालों सुन लेना कि सर वो पीडीएफ पे नहीं मिली। अरे पीडीएफ मैं दूंगा तब आपके पास आएगी। हमारी आदत होती है कि जो चीज़ हमारे पास है उसका तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। कौन से नोट्स नहीं मिले, हाँ वो लो। और किसी ने अगर मांग ली ना पीडीएफ तो कहूंगा प्रजामंडल बोल पूरे। बोलने का मतलब समझे, विस्तृत रूप से। सावधान रहे, सतर्क रहे, मतलब आपको चीजें मिल जाएगी। ओके, अब सुनो और समझो। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कौन सा काल, बोलो, मध्यकाल। और मध्यकाल में आ रहा है आपके राजवंश। कौन सा वंश? और आज मैं जो राजवंश स्टार्ट करूंगा वो करूंगा चौहान राजवंश। अब सुन लो और समझ लो। पहले मैं एक बार ही समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, इसलिए अच्छे से बोर्ड पर देख लेना। सर मैं राजस्थान पुलिस के नोट्स पढ़ लूँ क्या? तेरी मर्जी, तू राजस्थान पुलिस के क्यों, आईएएस के पढ़। सही है कि नहीं? अच्छा, सर जी 1857 की क्रांति से संबंधित मत प्लस परिणाम किसने भेजी ये पर्ची? अरे ये पर्ची किसने भेजी? खड़प। 1857 की क्रांति से संबंधित मत प्लस परिणाम किसकी तैयारी कर रहा है? समझ गया? समझ गया? बैठ जाओ। सुनो, बिल्कुल इसका सवाल एकदम जायज है, पर सुन लेना, ये सवाल जो बनता है ना इंडियन हिस्ट्री का बनता है, ना कि राजस्थान की 1857 की क्रांति का। समझ में आया ना? वरना बिल्कुल तेरी बात सही है कि सर क्रांति से रिलेटेड विद्वानों के मत, तो वो मत जो बताए हैं ना वो इंडिया की, पूरे भारत की क्रांति के बताए हुए, राजस्थान की क्रांति के नहीं बताए हुए। और परिणाम सिर्फ राजस्थान की क्रांति के नहीं, पूरी भारत की क्रांति के परिणाम बताए हुए। ओके, चलो। हाँ, तू आया क्या? आगे मर, दुष्टी कहीं का, आगे मर। पता ही नहीं चला कब आया और कब घुस गया उधर। जगह दे दे, वो उछाड़ देगा। दुष्टी कहीं का, घर तो गया ना? हाँ ठीक है, फिर एक बार इसको पोटा के इसके पापा के नंबर, अंकल के नंबर लेने पड़ेंगे बेटे के। कल हालांकि इसने खुद ने ही अपने वेद खोल दिए कि सर पहले किसी से डर नहीं लगता था, पर अब तो पापा से भयंकर डर लगता है, और पापा से ही डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता। इस बात को ध्यान रखें। ओके, अब आपका टॉपिक फेवरेट स्टार्ट हो रहा है मध्यकाल। अब सुन लो, पहले अभी भी बोल रहा हूं, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले समझना होता है। समझ में आया ना? ये राजवंश स्टार्ट हो रखे हैं 551 के आसपास के। कब के? यानी आज से 1500 साल पहले। अब एक बात बताओ, क्या 1500 साल पहले मैं था, आप थे, गौरी शंकर ओझा था, मुणोत नैन्सी था, कर्नल जेम्स टोड था क्या? नहीं। तो सुनो, पहली बात तो इतिहास पढ़ोगे तो इतिहासकारों के अनुसार। समझ में आया कि नहीं? हमारे अनुसार नहीं। पहली बात यही सुन लेना, क्योंकि ये अतीत की बात हो रही है। दूसरी बात, हम हर राजवंश के सिर्फ तो सिर्फ पढ़ेंगे प्रमुख राजा। कौन से राजा? क्योंकि हर एक राजा को पढ़े ना तो हम चौहान राजवंश से बाहर ही नहीं निकलेंगे, वैकेंसी आएगी और चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? और इतिहास में तो नाम उसी का लिखा जाता है जिन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए। सही है कि नहीं है? तो गिनकर गांठ दे देना। हम सिर्फ तो सिर्फ प्रमुख राजा और प्रमुख शाखाएं ही पढ़ेंगे।
समझ में आया ना? अब मैं आपके मध्यकाल के अंदर 60, 70, 80 घंटे ले लूं और सवाल बनता है आपके एग्जाम में 1 या फिर 2, आप खुद मुझे गालियां दोगे कि सर 60 घंटे ले लिया आपने, सवाल कितने आए? 2। समझ में आया ना? और वो 2 सवाल अभी भी बोल रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, प्रमुख राजा पढ़ोगे उन्हीं से कवर हो जाएंगे। रणनीति बनानी है और पहले ही तय कर लेना है कि हमारा कौन सा पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए और कौन से पोर्शन से कैसे सवाल बनते हैं। समझ में आया क्या? अब सुनो, कोई भी राजवंश पढ़ते हो तो उस राजवंश से रिलेटेड पहले सामान्य जानकारी पढ़ो, सीधे राजा मत पढ़ो। सामान्य जानकारी का मतलब सबसे पहला पॉइंट, उस राजवंश की स्थापना किसने की, कब की, विद्वानों के अनुसार प्लस शिलालेख के अनुसार, प्लस राजवंश की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजें आप पर्टिकुलरली पहले ही पढ़ लो हर राजवंश के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ताकि हम तो क्या करते हैं, राजवंश हेडिंग डाला, सीधा राजा का नाम लिखा और पढ़ना शुरू कर दिया। नो, एग्जामिनर सवाल पूछता है सामान्य जानकारी में से, और अभी आप में से अगर किसी ने 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया है तो देख लेना, सामान्य जानकारी में से ही पूछा है, मेन पेपर मतलब राजाओं में से तो पूछा ही नहीं है। समझ में आया ना? तो सुनो और समझो। और एक बात और सुन लो, मध्यकाल चलेगा, राजवंश राजा चलेंगे, तो राजवंश के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जिससे आपकी हंसी उड़े। समझ में आ गया ना? वाहियात सवाल नहीं करे। जैसे उदाहरण दे देता, सर उस राजा के कितनी रानियां थी, शादी मैंने नहीं करवाई उनकी। समझ में आया ना? सर उस राजा के कितने पुत्र हुए, उनका जन्म प्रमाण पत्र मैंने नहीं बनवाया। समझ में आया ना? और मैंने तुम्हें क्या कहा, इतिहास के अंदर उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने कुछ कारनामे किए। ऐसे सवाल पूछकर अपनी इज्जत के कांकरे नहीं करे। समझ में आ गए ना? हाँ, पहले सब्जेक्ट को पढ़ने से, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी कुछ बातें जाननी होती, तभी वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना? बोर्ड पर देखो। अब चौहान राजवंश, तो चौहान राजवंश की सबसे पहले हम बात करें तो लेते हैं इसकी सामान्य जानकारी में पहला ही पॉइंट, बताओ क्या? अरे बोलो। और उत्पत्ति हम पढ़ेंगे कितने मतों के अनुसार? 2 मत। एक तो बताओ किसके अनुसार? अरे बोलो, विद्वानों के अनुसार। ओके। और दूसरा किसके अनुसार? शिलालेख के अनुसार। अब सबसे पहले मत ले लेते हैं हम, बताओ किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार। विद्वानों के अनुसार में याद रखना कुछ मत दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट बताओ मैंने कौन सा मत लिखा? बोलो, अग्निकुंड मत। तो सबसे पहले ये जानो कि अग्निकुंड मत है क्या, जो विद्वानों ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड मत से बताई। तो सुनो और समझो। अग्निकुंड मत में बताया गया कि एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था, जल्दी से बताओ क्या? अरे बोलो, वशिष्ठ मुनि। और वशिष्ठ मुनि गए, जल्दी से बताओ कौन से पर्वत पर? बोलो। और आबू पर्वत पर जाकर उन्होंने क्या किया, जल्दी से बताओ? और इस यज्ञ की दैत्यों से रक्षा हेतु 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति की। कितनी? बोलो, 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति की, जिसमें कौन थे? परमार। कौन थे? प्रतिहार।
कौन थे? बोलो। इनको कहा गया लंकी ही लंकी। जब ये तीनों इस यज्ञ की सुरक्षा करने में सफल नहीं हुए, तब याद रखना स्टूडेंट, तब उत्पत्ति की वशिष्ठ मुनि ने इसी यज्ञ की अग्नि से चाह मान की। बोलो किसकी? और यही चाहमान आगे चलकर कहलाया। बोलो। अब पहली बात तो यही पूरी प्रोसेस कहलाई कौन सा मत? अब सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? यज्ञ में क्या जलती है? आग। और उसी आग से वशिष्ठ मुनि ने कितने क्षत्रियों की उत्पत्ति की? जिसमें एक था चौहान। कौन सा था? कौन सा था? तो चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से हुई। यही मत कहलाया कौन सा मत? बोलो। पूछ लो। अरे पूछ लो। बताओ, चौहानों की उत्पत्ति है तो हमने सबसे पहला मत कौन सा लिया? बोलो। कौन से ऋषि मुनि थे? कौन से पर्वत पर गए? क्या किया? यज्ञ की अग्नि से कितने क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चाहमान आगे चलकर क्या कहलाए? बहुत बढ़िया। अब ये मत दिया किसने? तब याद रखना, ये मत दिया सबसे पहले चंद बरदाई ने। बोलो किसने? तो बताओ, चंद बरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? बोलो। और अग्निकुंड का मतलब बोलो कौन से ऋषि मुनि? कौन से पर्वत पर? क्या किया? और उत्पत्ति हुई कौन से वंश की? बोलो का समझ में आया कि नहीं आया? तो इस मत का सबसे पहले ये मत किसने दिया? फिर यही मत का समर्थन किया मुहणोत। बोलो। मुहणोत नैन्सी ने भी कहा भाई बिल्कुल बात सही है, अग्निकुंड मत से ही चौहानों की उत्पत्ति हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा विद्वान सूर्यमल मिश्रण। बोलो कौन? अरे बोलो रे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो एग्जामिनर आपको पूछेगा अग्निकुंड मत से उत्पत्ति बताने वाले विद्वान कितने थे? पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत बढ़िया, बड़े होशियार हो तुम तो। तुम्हारे बैच के बारे में दूसरे टीचर यूं ही शिकायत करते थे कि बकवास बैच है, बड़े बदमाश है। मेरी क्लास में सब मुझे ऐसे लगता है कि बड़े सिंसियर है। सिंसियर हो तो हंस क्यों रहे हो? जब किसी को कोई बात पूछी जाती है और हंसी आती है ना, इसका मतलब दया दाल में कुछ ना कुछ तो, हाँ, पूरी दाल ही काली है। इधर छोरिया कह रही है अरे शर्म करो मरो छोरिया। चलो स्टूडेंट, ये कौन सा मत हो गया? अब सुनो, देखो लड़ाई सिर्फ हम में ही नहीं होती है। लड़ाई सिर्फ हम में ही नहीं होती है, ये विद्वान भी आपस में लड़ते हैं। अब देखो, तीन विद्वानों ने का उत्पत्ति किससे हुई? अब अगले विद्वान आएंगे, वो कहेंगे शुद्ध झूठ बोल रहा है चंद बरदाई, मुणोत, सूर्यमल। हम बताते हैं उत्पत्ति। हाँ, तो अब देखते हैं दूसरे विद्वान कौन से आते हैं। दूसरे विद्वान जो थे उन्होंने उत्पत्ति बताई कौन से वंशी से? बोलो। जहां कहीं पर भी सूर्यवंशी आ जाए तो समझ लेना किसके वंशजों से। हाँ, तो अब देखो सूर्यवंशी मत से उत्पत्ति चौहानों की किस किस ने बताई, देख लेना। नंबर फर्स्ट बताओ कौन सा? नख। बोलो। दूसरा नयन चंद्र सूरी। कौन सा सूरी? ओके। तीसरा राज ही राज। बोलो कौन सा राज?
बोलो। नंबर 4 नाड़ ही नाड़, कौन सी नाड़? अरे बोलो। और नंबर 5 ओजा ही ओजा, कौन सा ओजा? तो बताओ टोटल कितने विद्वान हुए रे? बोलो। इन 5 विद्वानों ने कहा शुद्ध झूठ बोल रहे हैं चंद बरदाई, मूणोत, सूर्यमल, वरना उत्पत्ति तो कौन से वंशी से हुई? तो बताओ कितने विद्वान हो गए? पहला कौन सा? कौन सा नख? दूसरा कौन सा सूरी? तीसरा कौन सा राज? चौथा कौन सी नाड़? और 5वां कौन सा ओजा? याद हुए कि नहीं हुए? ओके, अब देखो स्टूडेंट, तीसरा मत आएगा देसी ही देसी। कौन सा देसी? यानी चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से किसने बताई? तो सुनो और समझो, ये विदेशी थे तो कहां के थे? राणा जी रण क्षेत्र में आ गए हैं, सैनिकों तैयार हो जाओ। क्या बात है, जूते पड़ेंगे तुम्हारे। कमीनों ने पता नहीं एक तो नाम कहां से छाप दिया, राणा जी। पढ़ लो अच्छे से, वरना ध्यान रखना सेनानायकों, तुमने अगर रण क्षेत्र फतेह नहीं किया तो मैं अपने ही सेनानायकों का कत्ले आम करवा दूंगा। ध्यान रखना। बोलो फतेह होकर आओगे? आवाज में दम ही नहीं, ये छेड़। अरे आज 30 मार्च है, दम दिखाओ अपना। इधर देखो, मुझे पता था बेटे तैयार हो गए कि पूछो अब की बार। इधर देखो, कौन सा मत? बोलो। अब देखो विदेशी मत में भी उत्पत्ति विदेशियों में कहां के विदेशियों से बताई? तो सुनो स्टूडेंट, विदेशी मत याद करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ये विदेशी मत तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद करना चाहोगे? तुम्हारे अंदर एक ऐसी खूबी है स्टूडेंट, एक तुम्हारे में ताकत है, तुम्हें सब कुछ आता है पर तुम उस चीज को पहचान नहीं पाते। मतलब एक प्रतिभा है, और भगवान ने हर एक व्यक्ति में एक अनोखी प्रतिभा दी है। जो व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लेता है तो वो दुनिया पर राज करता है, वो दुनिया में छप जाता है। और जो अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता वो छिप जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो और पढ़ाई करो अच्छे से। और ये देखना मत तुम्हें बिल्कुल आ रहा है, मैं सीधा एक नाम लेता हूं, कर्नल जेम्स टॉड। बोलो, क्या बोला मैंने? मैं आपसे ही पूछता हूं, बताओ कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के थे? भारत के थे? तो क्या थे वो? क्या थे? तो उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई? बोलो। विदेशियों से। किससे? ओके, तो यहां पर हमने लिख दिया कर्नल जेम्स टॉड। बताओ क्या लिखा? इसी कर्नल जेम्स टॉड का मित्र था इतिहासकार स्मिथ। क्या नाम था? इसको पूछा कि तुम बताओ चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? तो इसने कहा मेरा मित्र एकदम सही कह रहा है, उत्पत्ति विदेशियों से हुई। अब नाम देखो क्या है? क्या ये भारतीय लग रहा है? क्या राजस्थानी लग रहा है? तो कौन सा देशी है ये भी? तो इसने भी कौन से मत का समर्थन किया? अगला विद्वान आया विलियम्स क्रुक। बताओ क्या नाम आया? बोलो मरो। और विलियम्स क्रुक को पूछा गया तुम बताओ, तो इसने भी कहा देसी ही देसी। अब तीनों के नाम देखना, तो क्या है ये? और तीनों ने उत्पत्ति चौहानों की किससे बताई? और विदेशियों में भी कहां से? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, पक्की बात। अरे पक्की बात। अब देखो एक बार बोर्ड पर देखो,
उत्पत्ति उत्पत्ति तुमने कितने विद्वानों के अनुसार पढ़ी है? अग्निकुंड मत में कितने विद्वान है? सूर्यवंशी में और विदेशी में कितने हुए? और ऑप्शंस कितने आएंगे? तभी तो हमें वो पावर मिलेगी कि जब हमारे पास कंटेंट तगड़ा होगा तभी तो हम एग्जामिनर को चैलेंज करेंगे कि पूछ, कहाँ से पूछता है। तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा बेटा मुझे बोल रहा है कहाँ से पूछेगा, तो एग्जामिनर कहेगा बता चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणवंशी मत से किसने बताई। अब आप कहोगे ये कहाँ से पूछ लिया, समझ में आया ना? तो आप में से मुझे कोई बताएगा ब्राह्मणवंशी मत से उत्पत्ति किसने बताई? बोलो एनीबडी? D.R. भंडारकर। हाँ, किसने बताई रे? भंडारकर। और बता किसने बताई? एक ही बता। शिलालेख थोड़ी पढ़ रहे, विद्वान पढ़ रहे हैं, बैठो। और कोई? अरे छोरे खड़ा। हाँ ये खड़ो। बता क्यों सही नहीं पढ़ा? बैठ छोरी, खड़ी हो, खड़ी हो। क्यों पढ़ा नहीं? कि सर मुझे पता नहीं था कि आज चौहान वंश पढ़ाओ, कल पूरा पढ़ के आऊंगी। मर जाएगा दुष्टी कहीं का। ये कौन है? सुन लिया? कौन सा शर्मा? हाँ, इसके माइंड में इतना ही था कोई शर्मा शर्मा है, दशरथ शर्मा। कौन सा शर्मा? और एक हुए कौन? क्या लिखा मैंने? बोलो जान। क्या लिखा? अरे ये जान कवि है, तुम कुछ और मत सोचो। जान कवि हुआ। इस जान कवि ने भी एक ग्रंथ लिखा जो आगे बताएंगे। जान कवि ने उत्पत्ति बताई कौन से मत से? अब आपके पूरा हुआ है टॉपिक सिर्फ तो सिर्फ विद्वानों के अनुसार उत्पत्ति। एक बार रिपीट करोगे? मेरी बात सुनो, सूर्यवंशी मत याद करो ही मत, क्योंकि उसमें विद्वान ज्यादा है। तो आप याद कर लो अग्निकुंड मत, विदेशी मत, और जिसमें 3-3 विद्वान है। जल्दी से बताओ, अग्निकुंड मत बिना देखा देख बता दोगे? पक्की बात? पहले जानते हैं अग्निकुंड मत है क्या? बताओ। एक ऋषि मुनि थे, कौन? बोलो। कौन से पर्वत पर गए? क्या किया? कितने वंशों की? पहला। बहुत बढ़िया। दूसरा? तीसरा? जो कहलाए क्या? और लास्ट? अब बताओ अग्निकुंड मत का समर्थन कितने जनों ने किया? फर्स्ट बोलो। दूसरा बोलो। बोलो। तीसरा कौन सा मिश्रण? बोलो। उसके बाद बताओ देसी ही देसी, विदेशी मत से कितने विद्वान? और विदेशी मत में भी विदेशी कहाँ के बताए गए? पहला बताओ कौन? दूसरा इतिहासकार, तीसरा विलियम्स, और तीसरा मत आपके सामने पड़ा है कौन सा मत? ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाला पहला विद्वान, दूसरा, तीसरा कौन सा कवि? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग डालो चौहान राजवंश, पॉइंट लिखो पति ही पति। कौन सा पति? हाँ उत्पत्ति। लिखो जल्दी से।
लिखो उत्पत्ति में विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार सर जी राजस्थान जीके का कोर्स ऑनलाइन दे रखा है, उसमें आप नहीं पढ़ाओगे क्या? उसमें दूसरे सर का डाल रखा है आज, और जब कोर्स खरीदा था उस समय तो राजस्थान हिस्ट्री में आपका नाम दे रखा था, तो मैंने कोर्स ले लिया सर जी। कोई नहीं, आप यहाँ पढ़ लो। समझ में आया कि नहीं आया? आप यहाँ पढ़ लो, क्या दिक्कत हो गई? विद्वानों के अनुसार लिख दिया। अब लिखो, अब पहले बताओ एक डायग्राम बनाओगे या अलग अलग लिखाओ? डायग्राम बनाओगे तो फिर बढ़िया पूरी कॉपी में लाइन खींचो, और एक तरफ अग्निकुंड, बीच में सूर्यवंशी, और इधर विदेशी, और फिर ब्राह्मणवंशी, ताकि एक ही जगह आ जाएगा। लिखो जल्दी से। जल्दी से बना लो। क्लास चल रही है।
चलिए, लिख भी लिया तुमने? लिख लिया? गजब के दिमाग वाले हो रहे तुम तो। फिर अग्निकुंड मत का ऐसे लिखना भी है, वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से निम्न वंशों की उत्पत्ति हुई। ये लिखा? हाँ, तो नहीं लिखा है तो अग्निकुंड मत है ना, उसके नीचे लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, वशिष्ठ मुनि द्वारा। पिछले वाले सही है, सिर्फ अग्निकुंड मत के नीचे लिख लो, वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर, वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से निम्न वंशों की उत्पत्ति हुई। फिर वापस वही पॉइंट आ जाएंगे। लिख लिया? फिर लिखो, इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान, इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान, कितने विद्वान है? 3। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? फिर ये सूर्यवंशी और विदेशी मत लिख लिया? ब्राह्मणवंशी मत भी लिख लिया? कितने विद्वान लिखे? कौन से? और जानकवि। ओके, लिख लिया ना? अब हेडिंग डालो, शिलालेख के अनुसार उत्पत्ति, शिलालेख के अनुसार उत्पत्ति, शिलालेख के अनुसार उत्पत्ति। अब बोर्ड पर देखो कौन सा शिलालेख है जिसमें उत्पत्ति बताई गई, देखो और समझो अच्छे से। शिलालेख के अनुसार। अब देखो और समझो, देखो शिलालेख के अंदर सवाल पूछेगा आपसे तो प्रमुख शिलालेख एक ही है आपके, वो है लिया बिजोलिया शिलालेख। बोर्ड पर देख लो पहले, फिर लिख लेना। बताओ शिलालेख कौन सा है और बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देखिएगा। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख समय काल की बात करूं, यानी ये कब का है तो याद रखना 1170 ईस्वी का। ओके, अजमेर के राजा थे कौन? सोमेश्वर चौहान। बताओ कौन थे? सोमेश्वर चौहान। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण। ओके, अब सुनो, हमें यहाँ पर जो पॉइंट पढ़ना है वही जानना है, उत्पत्ति से रिलेटेड। तो इसमें जानकारी क्या मिलती है तो तुम कहोगे इस शिलालेख में हमें कितनी जानकारियाँ मिलती है? 2। नंबर फर्स्ट, एक तो कौन से वंश की उत्पत्ति? चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स गोत्र किनसे बताई गई? ब्राह्मणों से बताई गई। ओके, वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताई गई। ओके, और सेकंड जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण, कौन सी झील? सांबर झील का निर्माण कौन से देव ने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया।
तो बताओ ये जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? अरे बोलो। तो बताओ ये शिलालेख हो गया जो जानकारी देता है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? वत्स गोत्र ब्राह्मण से। बोलो समझ में आया क्या? और ये बिजोलिया शिलालेख कौन से वाड़ा से मिला? अब देखो इसमें जानकारियां तो और भी मिलती है खूब सारी, प्राचीन नगरों के नाम भी मिलते हैं। चलो ऐड करवा ही देता हूं। किन के नाम मिलते हैं? प्राचीन नगरों के नाम। जैसे मैं बात करूं विजयावली। कौन सा वली? अब ये विजयावली किसका नाम था? याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। दूसरा मंडलकर। कौन सा कर? मंडलकर का मतलब मांडलगढ़। कौन सा गढ़? नंबर 3 बताओ क्या लिखा? दिल्ली का मतलब। बहुत बढ़िया। नंबर 4 कौन सा माल? और श्रीमाल का मतलब बोलो। भिन्न माल। नंबर 5 कौन सी बाली? जाबाली मतलब जालौर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो प्राचीन नगरों के जो नाम भी मिलते हैं वो कौन से शिलालेख में मिलते हैं? बोलो जल्दी से देखो बोर्ड पर और रिपीट करो। बताओ चौहानों की उत्पत्ति बताने वाला प्रमुख शिलालेख कौन सा? बताओ इसका समय काल क्या है? ये किस चौहान राजा के समय उत्कीर्ण हुआ? बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ इसमें टोटल जानकारियां कितनी मिलती है? पहली जानकारी बताओ उत्पत्ति से, मैं पूछ रहा हूं उत्पत्ति से रिलेटेड मिलती है ना? तो बताओ उत्पत्ति किससे बताई गई? बोलो। ओके। दूसरा बताओ सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा बताया गया? और तीसरा बताओ कौन से नगरों के नाम बताए गए? लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से।
जल्दी से लिखो। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? जल्दी से लिखो। लिख लिया? लिखो जल्दी से आगे। नेक्स्ट होमवर्क लिखो जल्दी से, लिखो। 2 क्वेश्चंस बोल रहा हूं, जल्दी से लिखो। चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी से बताई गई। चौहान वंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी से बताई गई। आगे शिलालेख का नाम लिखना है, आगे शिलालेख का नाम लिखना है। ओके, अगला क्वेश्चंस लिखो। चौहान वंश की उत्पत्ति इंद्रवंशी से बताई गई। इंद्रवंशी से बताई गई। नाम लिखना है शिलालेख का। आगे लिखो। चौहान वंश की उत्पत्ति चौहान वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई। वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई। वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई। लिखो जल्दी से आगे। ये हो गए स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस। अब लिखो जल्दी से आगे, देख लेना बोर्ड पर अगला जो पॉइंट आ रहा। अब देखो अच्छे से समझ लेना और सुन लेना। ये पूरा का पूरा पॉइंट कितना था? 1 उत्पत्ति। क्या था? उत्पत्ति। अब आ रहा है सामान्य जानकारी का कितवा पॉइंट? 2 संस्थापक। संस्थापक का मतलब समझे, इस वंश को प्रारंभ किसने किया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोर्ड पर देखो और समझो जल्दी से। स्टूडेंट सीधा देखो, एक बहुत बड़ा जल भराव क्षेत्र था। क्या था? जल भराव क्षेत्र था। और एक व्यक्ति था, एक योद्धा था जिसका नाम था वासुदेव चाहमान। बोलो क्या नाम था? बोलो बोलो। ओके, अब वासुदेव चाहमान क्या करता है? अपने भुजबल पर, भुजबल का मतलब समझे, ताकत के आधार पर, सन था 551 ईस्वी। बोलो कौन सा ईस्वी? 551 ईस्वी में ये जो जल भराव क्षेत्र था, इस जल भराव क्षेत्र के
चारों तरफ अपनी ताकत से अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कौन से देव ने? और अधिकार करके कहा इस क्षेत्र पर मेरा और मेरे बाप का और मेरे वंशजों का अधिकार। मेरे जो वंशज होंगे वो इस क्षेत्र पर स्थायी रूप से क्या करेंगे? शासन करेंगे, यानी राज करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वासुदेव ने जिस क्षेत्र पर अधिकार किया उस क्षेत्र के अंदर लगभग कितने लाख घर थे? बोलो कितने? 1.25 लाख घरों की बस्ती थी ये। तो कुछ ने कहा नो 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 नो, 1.25 लाख बीघा जमीन थी। क्या थी? 1.25 लाख बीघा जमीन थी। अब इतिहास कैसे लिखा जाता है सभी विद्वानों का पढ़ के सुन लेना। चाहे 1.25 लाख बीघा जमीन हो, चाहे 1.25 लाख बीघा घरों की बस्ती हो, शब्द जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है, बोलो। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रखा शपादलक्स। बोलो क्या नाम रखा? बोलो बोलो क्या नाम रखा? बोलो। अब बताओ, सपा का मतलब शवा और लक्स का मतलब, तो बताओ 1.25 लाख हुआ कि नहीं हुआ? अब इतिहास ऐसे लिखा जाता है कि 1.25 लाख चाहे बीघा जमीन हो, चाहे 1.25 लाख घरों की बस्ती हो, 1.25 लाख दोनों विद्वानों के इतिहास में कॉमन आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, वासुदेव ने इस क्षेत्र पर अधिकार कब किया? बोलो। अपने साम्राज्य का नाम क्या रखा? और नींव रखी, बताओ कौन से वंश की? यानी कौन से वंश की? जो कहलाया कौन सा वंश? और सुनना अच्छे से, इस 1.25 लाख बीघा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नगर था वो था अहिछत्रपुर। बोलो कौन सा पुर? और अहिछत्रपुर को वर्तमान में हम कहते हैं गौर ही गौर। कौन सा गौर? बनाई चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। बोलो किसको? बोलो। अब सुनो और समझो, ग्रामीण क्षेत्र के कौन कौन है? बहुत बढ़िया। अब सुनना और समझना अच्छे से, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, बड़ा मजा आने वाला। मैंने कहा ना, अब कहानियां शुरू है तुम्हारे। स्टूडेंट, आपको पता है आज से लगभग, जैसे मैं आपको बात बताऊं तो समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, होता कि नहीं होता है? जैसे आज की मैं बात करूं तो आज के अंदर, घर के अंदर, कहाँ? घर में बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का तो जन्म ही नहीं होता, झिंगे का जन्म होता है। किसका? तो बच्चे का जन्म होते ही अगर लड़के का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा जाएगा यो, मतलब मॉडर्न नाम रखा जाएगा, रणवीर। सही है कि नहीं है? कुछ और नाम रखे जाएंगे, मतलब मॉडर्न नाम। लड़की का जन्म हुआ तो लड़की का थोबड़ा बोले किधर ही जाओ, नाम रखेंगे ऐश्वर्या। नहीं, गांव का बोल रहा हूं। हाँ, ऐश्वर्या है, पर गांव में तो उच्चारण सही होता नहीं, तो कहेंगे ऐश्वर्या, क्योंकि ए सूर्या। समझ में आया ना? यानी ऐश्वर्या। सही है कि नहीं है? अब ये तो मैंने कब की बात बताई? अभी की। आज से 25-30 साल पहले घर में बच्चे का जन्म होता, किसका? हाँ, अगर लड़के का जन्म हुआ, किसका? सपोज करो लड़के का जन्म मंगलवार के दिन हुआ। कौन से वार के दिन? तो कहते छोरे का नाम रख दो मंगलाराम। कौन सा राम? या फिर कहते कि भाई मंगलवार हनुमान जी का वार है, छोरे का नाम रखो हनुमान राम। सही है कि नहीं है? छोरे का जन्म बुधवार के दिन हुआ तो कहते छोरे का नाम रखो बुद्धाराम।
कौन सा राम? और सपोज करो बुधवार के दिन छोरी पैदा हो जाती तो कहते नाम रखो बुध की। हाँ बिल्कुल फैक्ट है, हंसने की जरूरत नहीं, ये फैक्ट है स्टूडेंट। और ये चीजें क्यों बता रहा हूं अभी देखना, इसके पीछे लॉजिक है। शनिवार के दिन अगर लड़के का जन्म होता तो कहते नाम रखो सेणाराम, शनिवार का सेणाराम। और शनिवार के दिन अगर छोरी पैदा होती तो कहते नाम रखो सनुड़ी। कौन सी? आज भी आप गांव में जाकर देख लो, ऐसे नाम मिलेंगे, लील की, धापुड़ी, शैण की। सही है कि नहीं है? पर एक बात बताओ, समय ज्यों ज्यों बदला, हर चीज में बदलाव आया कि नहीं आया? आज तो छोरे का नाम बुद्धाराम और मंगलाराम और नहीं रखा जाता, क्योंकि समय बदल चुका है। तो हम बात कर रहे हैं 551 की। कब की? 551 ईस्वी के समय इस जल भराव क्षेत्र का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, बोलो। धीरे धीरे समय बदला। क्या बदला? इसी सपाद लक्ष्मण चौहानों ने एक माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता का? बोलो। तो धीरे धीरे सपाद लक्ष्य का नाम परिवर्तित होकर पड़ गया शाकंभरी। कौन सा भरी? बोलो। फिर धीरे 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 समय और बदला और इसको कहा जाने लगा जल भराव क्षेत्र को भर ही भर। कौन सा भर? बताओ, सांबर आज झील है कि नहीं है? इसी सांबर झील के चारों तरफ आज की जो सांबर झील है ना, इस सांबर, क्या हो गया यार? कोई बात नहीं, एम्बुलेंस आई हॉस्पिटल में। तो सुनो और समझो। किसको? वापस बता। सर मेरी मम्मी के को नाम अंग्रेज है। अच्छी बात है। तो अब्बू बकर कौन है आप में से? खड़े हो, खड़ा हो। तेरा इतिहास बता। आवाज नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। मैं जब पढ़ाऊंगा ना तब अब्बू बकर का जिक्र होगा। तो तुझे अगर सपोज कर तेरा इंटरव्यू हो रहा है, तुझे पूछा गया नाम बताओ, तो तूने कहा अब्बू बकर, तो कहेंगे अब्बू बकर का इतिहास बताओ। क्या बोल रहा है? हाँ, और सुन अबू बकर का। ख्वाजा क्या, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया 2.5 दिन का, और 2.5 दिन के झोपड़े का जो डिजाइनर था वो कोई और नहीं तू था, मतलब अबू बकर था। जाओ, आपको बाहर बुला रहे, एम्बुलेंस आपके लिए ही आई है। जाओ, आप कोई काम है, आपको बुला रहे, जाओ। तो सुनो स्टूडेंट, तो देखो, अब देखो अच्छे से देखो, 551 से लेकर वर्तमान तक जो नाम परिवर्तित हुए हमने जाना कि नहीं जाना? बताओ, पहले क्या नाम था, फिर क्या नाम था, और वर्तमान में? और इधर देखो, मैंने आपको बताया कि वासुदेव ने जल भराव क्षेत्र पर के चारों तरफ क्या किया, यानी जल भराव का मतलब आज की सांभर झील। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, इसी चीज में आपने कितने पॉइंट कवर अप किए हैं? 2। आपको पूछेगा संस्थापक, क्या पूछेगा? तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ व्यक्ति कौन था, सन कौन सा था, कौन सी झील के चारों तरफ? बोलो। इन्होंने क्या किया, क्या किया? कौन से वंश की नींव रखी? तो सवाल पूछेगा, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन, पिता कौन? बोलो। मूल पुरुष कौन?
समझ में आया कि नहीं आया? और पूछेगा चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बोलो। अब ये अहि छत्रपुर भी प्राचीन नाम है कि नहीं है? बताओ, अहि छत्रपुर को वर्तमान में क्या कहता है? तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी वर्तमान का कौन सा गौर थी? समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग डालो संस्थापक, हेडिंग डालो संस्थापक। लिखो वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में सांबर झील के चारों तरफ अधिकार किया। अधिकार किया तथा चौहान राजवंश की नींव रखी। चौहान राजवंश की नींव रखी। इसलिए वासुदेव, एक मिनट रुको, नींव रखी लिख दिया, तथा अपने साम्राज्य का नाम क्या रखा? शपाद लक्ष्य। लिखते रहो, तीनों नाम लिखो। शपाद लक्ष्य, शाकंभरी और कौन सा भर? हाँ, तीनों नाम आ गए, रखा, लिख लिया। ओके, इसलिए वासुदेव चौहान को अबू बकर, वापस जाओ एक बार, क्या लपड़ा है? जाओ करवाओ कोर्स पूरा लो, फिर ये इसीलिए बार बार एम्बुलेंस आ रही है। चलो लिखो जल्दी से, क्या लिखा? तो लिखो, इसलिए वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का मूल पुरुष, इसलिए वासुदेव चौहान को चौहान राजवंश का मूल पुरुष, संस्थापक व जनक कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब लिखो, हेडिंग डालो प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सा पुर? अहि छत्रपुर। आगे कोष्टक में लिख दो घोर ही घोर ना घोर। फास्टली लिखो। आगे बढ़ो, हेडिंग डालो जानकारी देने वाले ग्रंथ। जानकारी देने वाले ग्रंथ, हेडिंग डाल के पेन रोक दो और सुनो। अब स्टूडेंट अच्छे से सुनना और समझ लेना। आप में से वो स्टूडेंट हाथ खड़े करो जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया, ईमानदारी का परिचय देते हुए। इसमें क्या हो गया? बिल्कुल सही है, ईमानदारी का परिचय देते हुए। याद कीजिए,
आपके पिछले वाले एग्जाम में बिसल देव रासो ग्रंथ का सवाल बना कि नहीं बना? बनाना। अब छोरों ने पूरे राजा अच्छे से पढ़ रखे थे, सवाल राजा का पूछा ही नहीं और सवाल पूछा बिसल देव रासो का। तो हम टॉप लेवल की पढ़ाई पढ़ते हैं पर टॉप लेवल की पढ़ाई में सामान्य जानकारी छोड़ देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अच्छे से कान खोल के सुन लेना, आप पूरे राजा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रमुख राजा पढ़ लो और प्लस सामान्य जानकारी जो मैं ये अभी लिखा रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लो, आपके 101% सवाल कवर अप होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं ना, खाओ कम पर चबा चबा और पचा पचा कर खाओ। सही है कि नहीं है? इस बात का ध्यान रखो। पढ़ो कम पर अच्छे से पढ़ो ताकि वहाँ से सवाल बने तो गलत होना नहीं चाहिए। समझ में आया ना? अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, अब टॉपिक पॉइंट अगला आ रहा है जानकारी देने वाले ग्रंथ। मैं आपसे ही पूछता हूं, सीधा बताओ, तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था? बोलो। बहुत बढ़िया। किन किन के बीच में हुआ? बोलो। कौन जीता था? क्या बात है, आप उत्तर ऐसे दे रहे हो जैसे वो दोनों लड़ रहे थे तराइन में और आप देख रहे थे कि हाँ पृथ्वीराज जी आप हार गए, गोरी जीत गया। सुनो, यही तो बात है। अब ये बात मैंने क्यों पूछी आपसे, और देखना उससे कितना बड़ा पॉइंट निकल कर आता। हमने ये चीजें समझी नहीं है। हम बात पढ़ रहे 1192 की और आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि गोरी जीता। क्यों? हम देख रहे थे क्या? बताओ, देख रहे थे क्या? तो ये बात हमें पता कैसे चली? तब पॉइंट आएगा, ग्रंथों के माध्यम से गाइडें बनी। गाइडों का मतलब किताबें बनी और किताबों से हमने जाना। तो पहले ही पढ़ लो कि चौहान राजवंश की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से हैं जो चौहानों की जानकारी देते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोर्ड पर देखो, ज्यादा ग्रंथ नहीं है, थोड़े ही है, देखना बोर्ड पे। और अब भी बोल रहा हूं, ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है कि उस एग्जाम में यहां से सवाल नहीं पूछा, आज तक। अभी बोल रहा हूं। और तुम्हारा जो भी पेपर होगा, एक तो पहले रीट होगा, फिर वो थर्ड ग्रेड होगा। दोनों में से जहां तक मेरा मानना, दोनों पेपरों में सवाल बनेगा। हाँ, कुछ एक एग्जाम होंगे जिनमें से अभी जो मैं बताऊंगा उनमें से सवाल नहीं बना, वरना लगभग सभी क्लास, मतलब सभी एग्जाम में सवाल बने हैं। और एक सरप्राइज दे दूं, पक्की बात, तैयार हो? पक्का? पक्का? कल मेरा मूड है फुल क्लास लेने का आपका। तैयार हो? पक्का? बुला दे इनको। कितने बजे? मैं तो 6 बजे बुलाऊंगा इनको। किसने मना किया रे? मैं सुबह 6 बजे बुलाऊंगा। बोलो, आओगे? नहीं बुलाऊंगा। 7 बजे? नहीं बुलाऊंगा। 8 बजे? आओगे ना? तो सुबह 8 बजते ही यहां पर आ जाना। हाँ, मतलब यहाँ आ जाएंगे तो फिर उधर तू भेज देना ना, तुम यहीं आओगे। वो हमारी राजधानी पहले थी, तुर्कों ने आक्रमण किया, वो हमारे हाथों से, हमारी राजधानी कौन सा भवन? समझ में आया कि नहीं आया? यहां से हम साम्राज्य विस्तार नीति अपनाएंगे। पहले जीतेंगे राजमोहन को। कौन से मोहन को? हाँ, जीत के आए हैं। अब हम फतेह कर चुके हैं कौन से भवन को? मुझे लग रहा है तुमने सिर्फ 2 ही जगह छोड़ी है, एक जालोरी गेट और एक इधर अभय चैम्बर। अभय चैम्बर गए?
अग्रवाल में तो तुम फिर क्या है ना, एक आधी एक बार नहीं जाना है, वो हमारा लघु दुर्ग है। समझ में आया ना, हम बड़े दुर्गों पर अधिकार करेंगे। और ये जालोरी गेट हुआ, अभय चैम्बर हुआ, ये हमारी ठिकाने हैं, राजधानी। कौन सी धानी? तुम्हारे लिए शिकार का आगे खुला है, तुम चाहो तो मल्ल युद्ध लड़ सकते हो 15 मिनट तक। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तुम्हारे बार व्यवस्था भी कर रखी है चाय हाय की। समझ में आया? चलो सर, वीडियो कह रहे थे ना आप राजस्थान दिवस का, अब 3 मिनट बचे, अभी नहीं, वापस आओगे ना तब स्टार्टिंग में ही आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, जानकारी देने वाले ग्रंथ। चलो आप लिखो, मैं बोल रहा हूं, टाइम हो गया है, क्योंकि अभी आप लिख भी नहीं पाओगे पूरे, मैं बोलूंगा तो। लिखो 1-2 ग्रंथ, जानकारी देने वाले ग्रंथ। नंबर फर्स्ट लिखो चंद बरदाई। कौन सा बरदाई? चंद बरदाई। चंद बरदाई, कौन सा बरदाई? बताओ, चंद बरदाई के ग्रंथ का नाम क्या था? बोलो, लिख दो। चंद बरदाई के आगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिख लिया। नेक्स्ट लिखो जयानक। जयानक, और जयानक का लिखो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। तीसरा लिखो नरपति नाल। नरपति नाल। कौन सा? बिशलदेव रासो। बिशलदेव रासो लिख लिया। आगे लिखो जोधराज। कौन सा राज? जोधराज। जोधराज का लिखो हमीर रासो। कौन सा रासो? हमीर रासो लिख लिया। आगे लिखो नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य लिख दिया? अरे लिख दिया ना। आगे लिखो, लिखते रहो आप। मेरु तंग। कौन सा तंग? मेरु तंग। और मेरु तंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। कौन सी मणि? प्रबंध चिंतामणि। फिर लिखो व्यास जी भांडव। व्यास जी भांडव ने लिखा हमीर रायण। अमृत कैलाश। कौन सा कैलाश? अमृत कैलाश। हमीर बंधन। राजशेखर। प्रबंध कोश। जान कवि। कौन सा कवि? क्या लिखा है इसने? कायम खां रासो। लिख लो जल्दी से ये। और भी ग्रंथ है, बाद में लिखाऊंगा। जाओ चाय पी के आ जाओ, जल्दी लिख लो और चाय पी के आ जाओ जल्दी से। लिख लो पहले। लिख लिया सभी ने?
ओके, जल्दी से जाओ और वापस आ जाओ।